अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डीईएस डिक्रिप्शन का पास्ट पेपर का क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। तो बेहतर ये है कि आप इस पेपर को अपने सामने खोल के रख लें। दो पेपर्स में ये अपीयर हुआ है, फॉल 2023 के पेपर में हुआ है, एक आई गेस स्प्रिंग 2024 के पेपर में अपीयर हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें काफ़ी सारा डाटा दिया गया है और देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल सवाल होगा, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। सिंपल सी बात है, डीईएस का जो एल्गोरिदम है, एक्चुअल एल्गोरिदम जो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है, वो मैंने एक और वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है। आप उस वीडियो से देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे से पूछा गया है कि हम लोगों ने कस्टमाइज़ कर दिया उसी एल्गोरिदम को, और अगर हम उस एल्गोरिदम को कस्टमाइज़ कर देते हैं तो फिर हम लोग इसकी डिक्रिप्शन किस तरह करेंगे। ठीक है, हमें साइफर टेक्स्ट दिया गया है DC6A हेक्साडेसिमल के अंदर। अगर हम इसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें तो ये बनती है बिट स्ट्रीम हमारी, और बाइनरी के अंदर भी कन्वर्ट करके उन्होंने खुद क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। की वैल्यू भी हमें बाइनरी के अंदर उसने प्रोवाइड की है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है, हम लोग चाहे की जनरेशन पहले कर लें, चाहे ये वाला काम पहले कर लें, यहाँ पर आते हुए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब एक्सऑर ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। जो हमारा डीईएस का एल्गोरिदम होता है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। पहले हमारी की जनरेट होती है, या चाहे हम लोग ये वाला काम कर लें पहले। जो की है और जो हमारा एक्सपेंडिड टेक्स्ट होगा, वो हम लोग एक्सपेंडिड राइट साइड वाले जो उनसे प्लेन टेक्स्ट होगा, आरपीटी से कह सकते हैं हम, राइट प्लेन टेक्स्ट, जो सा एक्सपेंडिड फॉर्म में होगा वो, और जो हमारा की है जो जो कंप्रेस्ड फॉर्म में होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें की 16 बिट की फॉर्म के अंदर दी गई है, जो कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर होगी वो हमारी दोनों एक्सॉर होती हैं। ठीक है, ये हमारे फंक्शन के अंदर काम हो रहा होता है, ऐप के अंदर काम हो रहा होता है। तो हमें जो कस्टमाइज्ड डीएस का एल्गोरिदम दिया गया है उसके अंदर उसने कहा है कि देयर इज़ ओनली वन राउंड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, जबकि हमारा जो एक्चुअल स्टैंडर्ड डीएस एल्गोरिदम होता है उसके अंदर 16 राउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जस्ट हमें वन राउंड दिया गया है, यानी कि एक ही राउंड के अंदर उसने इंक्रिप्ट किया था। अब एक ही राउंड हमें लगेगा इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। अगर हम लोग एक्चुअल देखें तो फिर हमें 16 राउंड इंक्रिप्शन के लिए और 16 राउंड डिक्रिप्शन के लिए लगते हैं। उसके बाद जो A2 उसने दिया है, यानी कि एजम्पशन 2, उसने कहा प्लेन टेक्स्ट लेंथ इज इक्वल टू की लेंथ इज इक्वल टू 16 बिट। एक्चुअल जो सी होती है वो 64 बिट होती है। इसके अंदर उसने कहा है कि 16 बिट ही हमारा साइफर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट है, और हमारा जो की है, क्योंकि साइफर और प्लेन टेक्स्ट दोनों एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं, 16 बिट इनपुट 16 बिट आउटपुट। इसी तरह इसने कहा है तो 16 बिट हमारा प्लेन टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट भी हमारा 16 बिट ही होगा, और जो की है वो भी 16 बिट ही है। अगर हम लोग इसको काउंट करके देखें तो फिर भी ये 16 ही बनते हैं, 16 बिट्स ही यहाँ बनती हैं, 16 बिट ही हमारी की बनती है। ठीक है, उसके बाद दी सब की K1 इज लेंथ 12 बिट, यानी कि जब हम लोग सब की जनरेट कर लेंगे ना की जनरेशन मॉड्यूल से, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 12 बिट की आएगी। और यहाँ पर हम लोग अगर देखें, हम लोग लेफ्ट और राइट साइड के अंदर डिवाइड करके जो राइट प्लेन टेक्स्ट है उसको एक्सपेंड, तो जो हमारा एक्सपेंडिड प्लेन टेक्स्ट आरपीटी राइट प्लेन टेक्स्ट होने वाला है वो भी हमारे पास 12 बिट का होगा। और इन दोनों का हम लोग एक्सॉर लेते हैं, जो कि हमारा डीएस का एल्गोरिदम कहता है। उसके बाद उसने कहा है ई बॉक्स टेक्स 8 बिट एज इनपुट एंड जनरेट्स 12 बिट एज आउटपुट। वो क्या काम होगा, जो सा हमारे राइट वाला प्लेन टेक्स्ट है उसको हम ई बॉक्स के अंदर इनपुट करेंगे, 8 बिट्स को हम लोग इनपुट करेंगे, और आउटपुट जनरेट होगा 12 बिट। की जनरेशन में भी हमें 12 बिट मिली, और ये वाली जो ई बॉक्स का आउटपुट है वो भी हमें 12 बिट मिला। और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो कंप्रेशन बॉक्स हैं वो इसने दो प्रोवाइड किए हैं, S1 और S2। कंप्रेशन बॉक्स क्या काम करते हैं, हमें अभी 12 बिट मिले हैं, उनके ये एक्सॉर लेने के बाद हमारे पास 12 बिट ही जनरेट हुए ना, तो उनके अंदर से 6 बिट्स हमारे S1 के अंदर जाएंगे, 6 बिट S2 के अंदर जाएंगे, और जो हमारा आउटपुट होगा वो 4 बिट यानी कि टोटल 8 बिट्स का बन जाएगा। टोटल बनेंगी हमारे पास 8 बिट्स। जो वो 8 बिट्स होंगी उन्हें हम P बॉक्स के अंदर डालेंगे, परम्यूटेशन बॉक्स के अंदर, और उसका भी आउटपुट हमें 8 बिट के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, ये 8 बिट के अंदर ही हमें मिलेगा। उसके बाद हम लोग एक्सॉर लेते हैं, जो कि हमारा डीएस एल्गोरिदम कहता है। एक्सॉर लेते हैं लेफ्ट वाले साइड के साथ एलपीटी के साथ, और फिर हम स्वैपिंग करेंगे एंड इन्वर्स।
ऑफ द इनिशियल परमुटेशन करेंगे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ये पहले मैंने जस्ट बताया जो अजम्पशंस उन्होंने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग काम किस तरीके से होने वाला है। तो फर्स्ट चीज़ है हमारी की जनरेशन, हम कर लेते हैं पहले, ठीक है। की जनरेशन के लिए हमें अजम्पशन नंबर 7 से आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, उधर लिखा हुआ है की जनरेटर मॉड्यूल ऑपरेशन आर एज फॉलोज, यानी कि की जनरेशन के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहली अजम्पशन है A7.1। वो क्या कहती है हमें, वो कहती है PC1 बॉक्स टेक 16 बिट की एज इनपुट एंड जनरेट्स 14 बिट आउटपुट, ठीक है, बाय ड्रॉपिंग 2 पैरिटी बिट्स 8th एंड एवरी 8th बिट। जो हमारे पास PC1 बॉक्स होगा ना, परम्यूटेड कॉम्बिनेशन, वो क्या नाम है बॉक्स वो क्या करेगा हमारे पास, परम्यूटेड कंप्रेशन बॉक्स 1, वो 8th बिट को ड्रॉप कर रहा होगा और साथ परम्यूटेशन कर रहा होगा। अब हमें PC1 बॉक्स इधर टेबल 7 दिया गया है। टेबल 7 को अगर आप देखेंगे ना तो इधर हमारे पास उसने कहा है एक्चुअल बिट लोकेशन 10। एक्चुअल बिट लोकेशन क्या है हमारी 10, लेकिन वो पहुंच कहाँ जाएगी 1 पर, यानी कि ये वाली किधर आ गई 1 पर, फर्स्ट वाली प्लेस पर। उसके बाद उसने कहा है 6 एक्चुअल बिट पोजीशन 6, उसको हम लेकर आएंगे 2 पर। उसके बाद उसने कहा है एक्चुअल बिट पोजीशन 12 लेकर आएंगे 3 पर। ये इधर सारा कुछ टेबल के अंदर आप पेपर खोल के अपने सामने रखेंगे तो इधर लास्ट पर हमारे पास टेबल 7 दिया गया है, उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा गया है। 10 को 1 पर ले आओ, 6 को 2 पर ले आओ, 12 को 3 पर ले आओ। तो इस तरह करके ये सारी हमें दी हुई है। 14th बिट को हम लोग 5 पर ले आएंगे, उसके बाद हमारे पास 9th बिट को हम ले आएंगे 6th पोजीशन पर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सारी बिट्स को हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे PC1 बॉक्स के थ्रू, जो टेबल 7 दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद उसने कहा है जी अजम्पशन 7.2 के अंदर ईच शिफ्ट बॉक्स C एंड D इज ऑफ साइज 7 बिट एंड contents of C and D are circularly shift to left by 1 bit। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारे पास ये अब 14 बिट का आउटपुट जनरेट हो गया। 14 बिट के आउटपुट को हम लोग 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड करेंगे 7 बिट के। ये भी 7 बिट्स हो गई, ये भी 7 बिट्स हो गई। इसे कह लें C बॉक्स है, ये C बॉक्स है, और ये हमारे पास D बॉक्स है, ठीक है। अब इनको हम लोगों ने सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट करना है। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है सारी जो बिट्स हैं उनको एक एक बिट लेफ्ट पर शिफ्ट कर दो। यहाँ पर लेफ्ट 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 कर देंगे, और जो सी ये फर्स्ट वाली है ये तो लेफ्ट पर जा नहीं सकती क्योंकि उधर तो जगह ही नहीं है, तो इसको सर्कुलर शिफ्ट कर दो, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो यही काम मैंने किया, 0 0 1 1 1, और ये वाली जो सी है वो लास्ट पर आ गई। 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसको सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट करना है। सिमिलरली फॉर दिस, ये जो सी ये वाली 0 बिट है वो इधर चली जाएगी, बाकी सारी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगी, सारी लेफ्ट शिफ्ट हो गई और लास्ट पर ये आ गई। अब उसके बाद हमारे पास PC2 यानी कि अजम्पशन 7.3 क्या कहती है। अजम्पशन 7.3 कहती है कि हम लोग 12 बिट का आउटपुट जनरेट करेंगे 14 बिट वाली से। 14 बिट तो ये है ना हमारे पास मौजूद, तो इसको हमने एज इनपुट दिया, और उसके अंदर से हम लोगों ने 3rd और 13th बिट को ड्रॉप कर देना है। ये हमें उधर लिखा हुआ उसने दिया है, PC2 बॉक्स टेक्स 14 बिट की एज इनपुट एंड जनरेट्स 12 बिट सब की एज आउटपुट बाय ड्रॉपिंग 3rd एंड 13th बिट। 3rd एंड 13th बिट को निकाल दो तो क्या बचेगा 0 0 1 1 1 1, और यहाँ से 1 1 0 0 1, और ये वाली ड्रॉप कर दी 0। तो टोटल हमारे पास कितनी बिट्स आई सब की के अंदर 12 बिट्स। यही हमें चाहिए था 12 बिट की जो हमारे पास जनरेट हो गई है। अब ये तो हो गया की जनरेशन मॉड्यूल। अब जो सा हमारा सिंपल टेक्स्ट था हमें गिवन, जिसको हम साइफर टेक्स्ट को हम डिक्रिप्ट कर रहे थे, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले नंबर पे तो हम लोगों ने करना होता है इनिशियल परमुटेशन। इनिशियल परमुटेशन का क्या मतलब है, हमें एक टेबल दिया गया, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इनिशियल परमुटेशन।
उधर उसने लिखा हुआ है एक्चुअल बिट पोजीशन 1, उसको ले जाओ 4th पोजीशन पर, यानी कि एक्चुअल बिट 1 है उसको 4th पोजीशन पर ले जाओ। लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों ने इधर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हम अभी इंक्रिप्शन नहीं डिक्रिप्शन कर रहे हैं। जो डिक्रिप्शन होता है उसके अंदर काम वही कर रहे हैं हम, जो परमुटेशन बॉक्स है उसी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उलट काम करना है। जो एक्चुअल बिट पोजीशन वाली जगह है वहाँ हम लोग लिख देंगे मूव्स टू द बिट लोकेशन, और जहाँ पर मूव्स टू लोकेशन लिखा हुआ है वहाँ कह देंगे एक्चुअल बिट लोकेशन, यानी कि 4th जो सी बिट है उसको फर्स्ट पर ले आओ, 4th को फर्स्ट पर ले आओ। उसके बाद 9th जोन सी बीट है उसको सेकंड पर ले आओ। उसके बाद 12th जोन सी बीट है उसको 3 पर ले आओ। उसके बाद 14th जोन सी बीट है उसको 4 पर ले आओ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 16th जोन सी बीट है उसको 5 पर ले आओ, एंड सो ऑन सो फोर्थ हम लोग लिखते, सॉरी 16th नहीं 10th बिट को, 10th बिट को हमारे पास 5 पर ले आओ, एंड सो ऑन सो फोर्थ हम लोग इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। ये हमारा टेबल नंबर 1 यहाँ पर इनिशियल परमुटेशन वाला यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन हम लोग करते हैं लेफ्ट साइड की नहीं करते, जस्ट राइट साइड की करते हैं। इसको पहले हमने डिवाइड कर दिया लेफ्ट एंड राइट हाफ्स के अंदर, और जो राइट हाफ है उसको हम लोगों ने एक्सपेंशन के लिए दिया। ये हमारा फंक्शन का काम, एफ का काम होता है, जो हमारा DAS एल्गोरिदम एक्चुअल में करता है। उसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन करते हैं हम जस्ट राइट वाली साइड की। राइट वाली जो सी 8 बिट्स हैं वो हमारे पास एज इनपुट आएंगी एक्सपेंशन बॉक्स के अंदर। एक्सपेंशन बॉक्स हमें दिया गया है टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 3, और इसके साथ मैं अजम्पशन नंबर भी लिख देता हूँ ताकि आपको रेफ़र करने में आसानी हो। अजम्पशन नंबर हमें ये दी गई है अजम्पशन नंबर 4। अजम्पशन नंबर 4 क्या कहती है कि जो एक्सपेंशन बॉक्स है वो 8 बिट्स डाटा लेता है और 12 बिट्स के अंदर जनरेट कर देता है। वो किस तरीके से काम करेगा हम लोग अभी टेबल नंबर 3 देखते हैं जाकर। टेबल नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है जी एक्चुअल बिट पोजीशन क्या है। यहाँ पर मैंने बिट्स के नंबर इसी वजह से लिखे हैं ताकि हमें आसानी हो समझने के लिए। उसने कहा है एक्चुअल बिट पोजीशन है 7, उसको ले जाओ 1 पर, 7 को ले आए 1 पर। उसके बाद 5 उसको ले जाओ 2 पर, ले आए 2 पर। उसके बाद 2 उसको ले आओ 3 पर, 2 को ले आओ 3 पर। उसके बाद 4 4 को ले आओ 4th लोकेशन पर। उसके बाद जो 2 उसको ले आओ 5th पर। अब यहाँ आपने देखा होगा 2 तो ऑलरेडी भी हमने एक दफ़ा यूज़ किया है, तो दोबारा से हम लोग 2 को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमें 2 बिट्स एडिशनल चाहिए होंगी, 2 नहीं सॉरी 4 बिट्स हमें एडिशनल चाहिए होंगी, तो 4 हमारे पास रिपीटेड कोई ना कोई बिट्स यूज़ हो रही होंगी। अब हमारे पास उसके बाद आता है 8 को हम लोग ले आएंगे इधर। उसके बाद हम लोग 1 को दोबारा 1 को लेकर आएंगे इस पोजीशन पर 1 वाली बिट को। उसके बाद 4 वाली बिट ऑलरेडी यूज़ हुई हुई थी, जबकि फिर से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद 5th वाली बिट को हम लोग लेकर आ रहे हैं 9th पोजीशन पर, वो भी ऑलरेडी यूज़ थी। 3 वाली बिट को लेकर आ रहे हैं 10th पोजीशन पर। उसके बाद 6 वाली बिट को लेकर आ रहे हैं हम लोग इस पोजीशन पर 11th पोजीशन पर, और 7th वाली बिट को हम दोबारा लेकर आ रहे हैं 12th पोजीशन पर। इस तरह करके ये जो सा हमारा एक्सपेंशन वाला मॉड्यूल है वो काम करेगा। ये सिंपल हमें टेबल दिया हुआ है, उधर से हमने देख देख के इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास एग्जॉर लेने वाला है। एग्जॉर हम किस किस का लेते हैं, जो हमारे पास RPT आई है और जो सी की है हमारे पास, उसको एक्सपेंडेड RPT और की का हम लोग लेते हैं एग्जॉर। एग्जॉर क्या होता है, अगर सेम होंगे तो फिर 0, डिफरेंट होंगे तो 1। तो हम लोग पहले को देखते हैं 1 0 डिफरेंट है तो 1, 1 0 डिफरेंट है तो 1, 1 1 सेम है तो 0, 1 0 1 डिफरेंट है तो 1। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 और 5th बिट क्या है हमारी 1, सेम है तो 0। उसके बाद 0 1 डिफरेंट है तो 1, एंड सो ऑन। सारी हम लोग बिट स्ट्रीम को इसी तरीके से एग्जॉर ले लेंगे इनका। ठीक है, एग्जॉर लेकर हमारा ये आ गया आउटपुट। अब ये जो सा आउटपुट है इसको हम लोग एस बॉक्स के अंदर देते हैं। एस बॉक्स हमें 2 दिए गए हैं, 12 बिट का ये आउटपुट हमारे पास है, तो इसको 2 डिवीजन्स में कर लेंगे, 6 बिट की 2 डिवीजन। 6 बिट की 2 डिवीजन्स कर ली, एक S1 बॉक्स को दे दी, एक S2 बॉक्स को दे दी। S1 और S2 बॉक्स ये हमारी अजम्पशन नंबर 5 पर हम लोग काम करने लगे हैं। अजम्पशन नंबर 5 जो कि है कंप्रेशन बॉक्स वाली, और हमारे पास टेबल नंबर 4 एंड 5 हैं।
S1 कंप्रेशन बॉक्स और S2 कंप्रेशन बॉक्स। अब इनके अंदर सिंपल क्या होता है, जो फर्स्ट एंड लास्ट बिट है उनको हम लोग जोड़कर बनाते हैं रो। फर्स्ट एंड लास्ट बिट को मिलाकर हमने लिखी रो, और जो सी बीच वाली 4 बिट्स हैं उधर से हमें पता चलती है उसकी कॉलम। बीच वाली 4 बिट से हमें उसकी पता चलेगी कॉलम। तो हम लोग जो S1 और S2 बॉक्स है उसके अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें, मैं इसको एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। जो हमारे पास S1 बॉक्स है उसके अंदर कह लें हम लोगों ने देखा था रो 1 1 ये बनती है, और हमारे पास कॉलम नंबर 1010 होती है 10। यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर वैसे उन्हें नंबर देना चाहिए था लेकिन उन्होंने नंबर दिए हुए नहीं है, तो हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे हमारे पास बनेगा 1010 कह लें, ठीक है। ये यहाँ पर 10 पर बनेगा 1010 इस पॉइंट पर। इधर हम देखते हैं 1010 वाली कॉलम और रो नंबर 11 वाली, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग नंबर क्या आ रहा है 3। इस तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे 3। सिमिलरली S2 बॉक्स के अंदर हमारे पास आ रही थी 01 रो, और हमारे पास कॉलम नंबर आ रही थी 1100। 1100 बनती है हमारे पास 12। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 0 1, ये हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ गया 6। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे 3 एंड 6। तो इसको हम लोगों ने फाइंड कर लिया। 3 एंड 6 किस तरीके से निकला वो आपको मैंने समझा दिया है। 3 को हम बाइनरी के अंदर 0011 लिखते हैं और 6 को हम 0110 लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो 6 बिट का इनपुट था वो 4 बिट के अंदर कंप्रेशन बॉक्स ने कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा रिक्वायर्ड चीज़ थी। टोटल इन्हें अगर मिलाकर देखें तो ये बनती हैं 8 बिट्स। अब जो सा ये 8 बिट का इनपुट होगा ये हम लोग देंगे परमुटेशन बॉक्स P बॉक्स को, जो कि हमारे पास लास्ट स्टेप ऑफ फंक्शन F भी लिखा हुआ है उसने, टेबल 6। और ये हमारी जो अजम्पशन है वो भी हमारे पास, ये मेरे ख्याल से 6th अजम्पशन ही है। अजम्पशन 6, टेबल 6 एंड अजम्पशन आल्सो 6। तो इसके अंदर क्या होगा, जस्ट हम लोग जिस तरीके से ऑलरेडी करते आ रहे हैं अभी तक, तो आपको आइडिया हो गया होगा परमुटेशन बॉक्स के अंदर जस्ट उसकी पोजीशन हम लोग बदल रहे होते हैं। तो उसने जो पोजीशंस हैं उसको बदल कर लिखा हुआ है। 3 वाली को फर्स्ट पर लिख दो, उसके बाद 6 वाली को लिख दो, उसके बाद सेकंड वाली को लिख दो, उसके बाद हमारे पास 7th वाली लिख दो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से हम लोगों ने जस्ट इसको परम्यूट कर लिया। ये हमारे पास टेबल नंबर 6 के अंदर दिया हुआ है कि एक्चुअल बिट पोजीशन क्या है और मूव्स टू लोकेशन कौन सी है। इसके बाद हमारा काम होता है, हम लोग जो L0 होती है या LPT होती है उसके साथ हम लोग लेते हैं एक्सॉर। एक्सॉर का काम क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग एक्सॉर को समझ के आ चुके हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सॉर करना सीखा था। तो जस्ट हम लोग इनिशियल यहाँ से पकड़ेंगे L0 को, और यहाँ वाली जो सी आउटपुट है इसको, और इन दोनों का लेंगे एक्सॉर। एक्सॉर उसी तरीके से लेना है हम लोगों ने। 1 है तो 0 है, सेम है तो 0 आएगा, अगर डिफरेंट है तो फिर 1 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये हमारे पास आ गया आउटपुट। अब हमारा जो DES एल्गोरिदम होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारी राइट वाला आउटपुट है ना, जो अभी हमारे पास आउटपुट आया है न्यू, वो हमारा बन जाता है न्यू R, या फिर इसको कह देते हैं R1 बन जाता है वो। और जो सा न्यू L1 है ना, यानी कि लेफ्ट साइड वाला, वो हमारा बनता है जो इनपुट R0 दी थी हमने। यानी कि मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा। L0 था हमारे पास, R0 था हमारे पास, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया हमारे पास एक फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन ने ये सारा काम किया। फंक्शन का काम क्या था, एक्सपेंशन की, उसके बाद एक्सॉर लिया, एक्सॉर लेने के बाद S बॉक्स वाला काम हुआ, S बॉक्स के बाद हमारे पास P बॉक्स यानी कि लास्ट स्टेप ऑफ फंक्शन हुआ, उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट है वो जो है वो होता है एक्सॉर, जो ये लास्ट वाला स्टेप हमने किया था एक्सॉर विद L0। वो किस तरह, ये ऐसे कह लें, एक्सॉर लिया हमने इसका फंक्शन की जो आउटपुट है उसका L0 के साथ,
और जो सा हमारे पास ये आउटपुट आया वो बन गया न्यू आर, यानी कि R1। और जो सा ये प्रीवियस R0 था वो हमारा बन जाएगा L1। समझ आई किस तरीके से स्ट्रक्चर काम कर रहा है? ये फिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से वर्किंग करता है। एफ के अंदर हमारे पास क्या क्या फंक्शन के अंदर क्या क्या काम हुआ? एक्सपेंशन वाला काम हुआ, एक्सॉर लिया हम लोगों ने की के साथ, उसके बाद एस बॉक्स कंप्रेशन की, पी बॉक्स किया, और आउटपुट जो आया उसको एक्सॉर किया L0 के साथ, और जो आउटपुट हमारे पास टोटल बना वो हमने R1 दे दिया, और R0 जो सा इनपुट था वो हमारे पास L1 बन गया। तो वही काम इधर किया। R0 क्या हमारे पास ये वाली चीज़, इसको हम लोगों ने L1 बनाना है, यहाँ पर हमने लिख दिया L1 की जगह पर, और जो सा न्यू आउटपुट आया था वो हमारा बन गया R1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप होता है स्वैपिंग। लास्ट स्टेप होता है हमारे पास जो DES एल्गोरिदम होता है उसके अंदर होता है स्वैपिंग। स्वैपिंग का क्या मतलब है? ये वैसे होता स्वैपिंग वाला स्टेप होता है हमारे पास जब सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएं उसके बाद, लेकिन हमारे पास क्योंकि दिया ही एक राउंड गया है तो फिर जाहिर सी बात है एक राउंड के बाद ही ये काम कर लेंगे हम। तो हम लोग जस्ट ये जो सा R1 था वो स्वैप करके इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पर, और लेफ्ट वाला जो सा राइट साइड पर ले आएंगे। ये मैं आपको अगर दिखाऊं DES एल्गोरिदम, तो इधर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है 32 बिट स्वैप, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जस्ट 8 बिट स्वैपिंग होगी, क्योंकि 8 बिट्स हमारे पास हाफ की स्वैपिंग होती है ना, ये राउंड 16 के बाद स्वैपिंग होती है, लेकिन हमारे पास चूँकि हम लोगों ने राउंड ही एक करना है तो उसके बाद ही हम लोग ये स्वैपिंग करेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप हम लोग करते हैं परफॉर्म अपना। स्वैपिंग के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई स्वैप करने के बाद, ठीक है, आउटपुट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इनवर्स परमुटेशन वाला टेबल, जो कि हमारे पास टेबल नंबर 2 है। उसके अंदर भी परमुटेशन का जो सा ऑलरेडी हम लोग लॉजिक पढ़ के आए हुए हैं वही वाला लॉजिक लगने वाला है।